खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में नतीजों की रात के बाद आज की रात एक बार फिर सीएम येदियुरप्पा के लिए कत्ल की रात साबित होने जा रही। अब 19 घंटे से भी कम वक्त बचा है। कल शाम 4 बजे तक उन्हें विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए गवर्नर वैजूभाई वाला के उस फैसले को बदल दिया जिसमें येदियुरप्पा को फ्लोर टेस्ट के लिए 15 दिन का लंबा वक्त दिया गया था। दूसरा सवाल अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर खड़ा हो गया है। अब कर्नाटक के राज्यपाल वैजूभाई वाला ने विधानसभा के सबसे सीनियर एमएलए आरवी देशपांडे की अनदेखी कर एक ऐसे विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बना दिया है जो सीनियरिटी में उनसे नीचे हैं। वैसे बोपैया वही एक्स स्पीकर हैं जिनके फैसले की आलोचना खुद सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। कांग्रेस बोपैया के अपॉइंटमेंट के गवर्नर के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही। इस पूरी कवायद के बीच अब येदियुरप्पा को अगर सीएम बने रहना है तो रास्ता बस यही बचता है कि वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके किसी तरह एंटी बीजेपी दलों के 14 विधायकों को कल शाम 4 बजे सदन से गैर हाजिर करा दें या 7 एमएलएस को बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराएं, जो कि बिना तोड़फोड़ या खरीद फरोख्त के मुमकिन नहीं नजर आता। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि कैसे बचाएंगे येदियुरप्पा अपनी सरकार। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर्नाटक के नाटक से मुल्क की सियासत में हलचल। क्या कर्नाटक ने पूरे अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में किसकी जीत किसकी हार? कहीं कर्नाटक के जगदम्बिका पाल तो नहीं साबित होंगे येदियुरप्पा? अब येदियुरप्पा कैसे बचाएंगे हुकूमत? कर्नाटक सियासी बहरान का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले येदियुरप्पा को शनिचर यानी कल 4 बजे अक्सरियत साबित करने का हुक्म दिया है। जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस AS बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कांग्रेस और JDS की अर्जी पर यह हुक्म सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की बीजेपी हुकूमत की खुफिया वोटिंग की मांग भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सरियत साबित करने के अमल की वीडियोग्राफी नहीं कराई जाएगी। अदालत ने वादे किया कि इस दौरान येदियुरप्पा हुकूमत न तो कोई पॉलिसी साज फैसला लेगी और न ही एंग्लो इंडियन समाज के शख्स को नामजद करेगी। अदालत के फैसले का कांग्रेस और JDS ने खैर मकदम किया है, जबकि बीजेपी और खुद येदियुरप्पा को यकीन है कि वो ऐवान में अक्सरियत साबित कर देंगे। Tomorrow I will call for assembly session and other procedures will follow. Sir, and I have got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. जिस तरह की धांधली केंद्रीय सरकार ने अपने गवर्नरों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की थी, उत्तराखंड में की थी, बाद में गोवा, मणिपुर, मेघालय में की थी, बिहार में की थी, और तब भी 2-3 दफा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था। कर्नाटक के सियासी घमसान के बीच बिहार में RJD लीडर तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते गवर्नर से मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश किया और कांग्रेस ने गोवा में गवर्नर से अक्सरियत साबित करने की दावत देने का मुतालबा कर डाला। इधर आनन फानन में फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म ने कर्नाटक की सियासत में एक तरफ से अफरा तफरी मचा दी है। 222 सीटों में सरकार बनाने के लिए 112 MLA दरकार हैं, जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 78 और JDS को 38 सीटें मिली थीं। दीगर को 2 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो कांग्रेस और JDS के कुछ अरकान असेंबली को वोटिंग से गैर हाजिर रहने के लिए राजी करे। लेकिन इन सभी क़यास आराइयों के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि येदियुरप्पा क्या अपनी हुकूमत बचा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब येदियुरप्पा कैसे बचाएंगे सरकार, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आज मुंबई से वो हमारे साथ लाइव हैं। सुल्ताना बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, JDS की सीनियर लीडर हैं, सीधे बैंगलोर से वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अरविंद निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JDU के स्पोक्स पर्सन हैं,
वो पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुभाष गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। उनसे हम उनकी राय जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर। राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। और अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं चंद पलों में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुभाष गुप्ता, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि येदियुरप्पा साहब सरकार कैसे बचाएंगे अपनी, उनके पास रास्ते क्या हैं? क्योंकि 7 एमएलएस की जरूरत है, नंबर्स बीजेपी के पास है नहीं। सूरत एक ही बचती है कि या तो आप कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को तोड़ें या फिर जेडीएस के एमएलएस को तोड़ें। ऐसी सूरत हाल में होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही होगी ना, खरीद फरोख्त ही की जाएगी ना, और कैसे नंबर जुटाए जा सकते हैं? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक और संभव है कि यदि मुझे अपना बहुमत साबित करना है तो मुझे 8 आंकड़ा कहीं ना कहीं से लाना ही होगा। और कहीं ना कहीं से लाने का मतलब ये है कि या तो मैं कुछ एमएलएज को एब्सेंट करवाऊं, क्योंकि तब एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं। हाँ। या फिर मैं किसी 8 एमएलए को किसी भी प्रलोभन देकर अपने साथ लाऊं। अब प्रलोभन तो कई प्रकार के हैं। हाँ। कई तरह के हैं। पैसों के प्रलोभन की तो बात ही चल रही है। इससे फिर मिनिस्ट्रियल पद तो हमेशा दिए जाते रहे हैं। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो जोड़ तोड़ की सरकार है। और यदि हमें बहुमत सम्मित प्रूव करना ही है तो दोनों में से एक चीज करनी होगी। दोनों ही क्या नैतिकता के आधार पर पूरे उतरते हैं, ये देश को सोचना होगा। लेकिन ये तो डेमोक्रेसी के साथ एक बड़ा मजाक है, क्योंकि खरीद फरोख्त की एक तरह से खुलेआम छूट दे दी गई, ऐसा लग रहा है। आपने कहा जिस तरह से 14 एमएलएस को एब्सेंट अगर करा दिया जाए, यानी अगर हम टोटल स्ट्रेंथ देखें, क्योंकि कुमारस्वामी 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, तो 222 से घटकर आंकड़ा 221 पर आ जाता है। हाँ। ऐसे में अगर 14 एमएलएस एब्सेंट हो जाते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो 221 माइनस 14 यानी 207 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और ऐसे में 104 का जो है वो बहुमत हो जाएगा। बहुमत हो जाएगा। तो ये तो तभी संभव है जब उनको किसी तरह का लालच दिया जाए, उनको या तो पैसे पहुंचे, सूटकेस पहुंचे, तभी तो संभव है ना। ये तो क्लियर हो जाता है। ऐसे में सुल्ताना बेगम, मेरा सवाल आपसे है, जेडीएस के एमएलएस जो हैं, क्या आपको पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार ये बातें हो रही हैं कि बीजेपी के लोग जेडीएस के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही उनके पास इकलौता रास्ता है। क्या इसकी आशंका है? आपको भी डर है इस बात का? डर तो इसलिए नहीं है कि हमारे विधायकों पे हमें भरोसा नहीं है। हम डर इसलिए है कि शुरू से इनके पास जब मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 104 एमएलए को रख लेके ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने का दावा कर रहे थे, तो इस चीज से डर होता है। कहां से मिलेंगे इनको ये एमएलए जब तक वो जेडीएस और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग पोचिंग ना करेंगे, उनको खरीदी ना करेंगे लालच दे के, पैसों के या धमका के, डरा के, तब तक वो लोग फॉर्म कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट। और जिस तरह से आज जो सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांगते गए कि 15 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, 1 हफ्ते का टाइम दो, कुछ नहीं तो पीर तक का टाइम दो, मंडे तक का टाइम दो, और फिर उसके बाद ओपन, जब वो भी उनकी मांग पूरी नहीं गई तो सीक्रेट वोटिंग के लिए मांगा उन्होंने। तो ये सब इंसिडेंट्स जाहिर है इनसे कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है नहीं, और वो किसी तरह गलत रास्ते से बीजेपी से जेडीएस और कांग्रेस के नहीं, ठीक है। लेकिन सुल्ताना जी जो बात आप लोग कह रहे हैं कि भाई जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं वो इंटैक्ट हैं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर वाकई ऐसा है कि वो अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं इस सियासत के बाजार में, तो फिर तो उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा, फिर तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे येदियुरप्पा साहब, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। फिर चिंता क्यों है? यस,
चिंता बिल्कुल है नहीं, मगर हम चोर नहीं आता करके रात को हम दरवाजा खुला रख के तो नहीं सोते ना, कि हमारी हिफाजत करना पड़ता है। हमें डर है कि ये लोग कुछ फिजिकल हार्म ना करे, किडनैप ना करे, कल विधानसभा पहुंचते पहुंचते कुछ रुकावट ना करे, इसलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए हम हिफाजत कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि हमारे लोगों गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए बीजेपी का कितना डर है, जेडीएस और कांग्रेस के खेमे में लगातार इस बात का डर बना हुआ है कि उनके विधायक छूटकर आपके पाले में जा सकते हैं, इसीलिए दरवाजा बंद करके रखना पड़ रहा है। और आपके पास रास्ता भी यही है, आपको तोड़ना ही पड़ेगा इन पार्टियों के विधायकों को लालच देकर, और कोई रास्ता भी तो नहीं नजर आ रहा है। अगर रास्ता कुछ है तो बताइए। नहीं समीर भाई, आप समझ रहे हैं कि ये विधायक इनके साथ हैं, जबकि अगर हमने गवर्नमेंट बनाने को क्लेम किया है और कल हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी मेजॉरिटी आएगी, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके बहुत सारे एमएलए हमारे साथ ऑलरेडी हैं, तो डर इनका जो है वो तो वाकई है, लेकिन इनको डर, इनको पता है कि इनके एमएलए इनका साथ नहीं है, और आप भी ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें खरीदना पड़ेगा। नहीं, वाकई ये बात नहीं है। वहां जैसे प्री पोल में भी तो लोग शिफ्ट होते हैं, आज कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में, उधर चला गया, इधर हो गया। तो जब ये अनहोली अलायंस तो इन्होंने किया है ना, लोगों ने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा, जनता अनहोली तो सब कुछ नजर आ रहा है ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, फिर अनहोली सब कुछ नजर आ रहा है। आपकी पार्टी मोरालिटी की बात कर रही है, आपकी पार्टी जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आप उनके एमएलए को अपने खेमे में लाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। वहां कहां चली गई मोरालिटी? नहीं, तैयार नहीं, ऑलरेडी तैयार नहीं। हम कह रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ हैं, तैयार करने की जरूरत नहीं है। वो लोग इनके ही कारण, इनके कारनामों के कारण इनसे नाराज है। दूसरी बात, आप जो है ना समीर भाई, संविधान की टेक्निकलिटीज को संविधान तय करता है, प्रजातंत्र में टेक्निकलिटीज नहीं होती, वहां पे जनता का मैंडेट देखा जाता है। जब प्रजातंत्र में इतना स्पष्ट होता तो जनता सीधे ही मेजॉरिटी दे देती। जब यह सदन बना है तो फिर प्रजातंत्र के अंदर जनता का रुझान किस तरफ है यह भी देखना जरूरी है। हाँ, संविधान के अंदर टेक्निकलिटीज देखी जाएगी कि क्या कब वो लेना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लेना है, बहुमत कब सिद्ध करना है। अल्टीमेटली जो कांग्रेस इतना नाटक करे, जनता दल इतना नाटक कर रहे हैं, इतना सब ना करे ना, सिंपल कल हरा दे। अगर कल नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वहां पे अगर इनके सारे एमएलए साथ हैं तो हरा दे, भाजपा की सरकार गिर जाएगी। तो अगर 12-8 अरविंद निषाद साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब, कुल मिलाकर ये जंग कर्नाटक के मैदान पर लड़ी जा रही है, कर्नाटक के सियासी मैदान पर, लेकिन पूरे देश पर आप मानेंगे इसका असर देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने एमएलए के साथ पहुंच गए, सरकार बनाने का दावा पेश किया बिहार के गवर्नर से मिलकर, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ कर्नाटक में, उसने विपक्ष को सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लामबंद करने का एक बड़ा मौका दे दिया है, जाने अनजाने में? देखिए, बिहार में आज तेजस्वी यादव जी ने जो राज्यपाल से मिलकर के अपना दावा प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। बिहार में कोई राजनीतिक संकट नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसलिए एक दिन मीडिया में कैसे सुर्खियों में रहा जाए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी ने एक रास्ता अपनाया, एक रास्ता चुना। दूसरी बात, अरविंद जी, जब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की आप यहां पर बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलना चाहिए, तो बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी है, फिर उनकी सरकार होनी चाहिए वहां पर, इस लॉजिक के हिसाब से। वो तो ये कह रहे हैं ना, इस लॉजिक की काट क्या है? सवाल यह है कि यहाँ कोई, अरे समीर भाई, तो सवाल यही है ना कि यहाँ पर कोई राजनीतिक संकट तो है नहीं, यहाँ राजनीतिक संकट तो है नहीं। अगर राजनीतिक संकट उत्पन्न होता तब ना यह सवाल आता। राजनीतिक संकट तो यहाँ है नहीं। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है कहीं जाने का, कहीं आने का, राज्यपाल के यहाँ जाने का,
राष्ट्रपति के यहाँ जाने का, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जाने का, कहीं भी लोग जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत और खूबसूरती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर ऐसा लग रहा था तो विगत थोड़ा सा इंतजार, विगत महीने विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस सत्र में अविश्वास का प्रस्ताव लाते, अगर अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाता तो फिर ये सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते। ऐसा तो किया नहीं इन्होंने। ठीक है, वो बात समझ में आती है। वो सीरियसनेस है भी नहीं, वो सीरियसनेस है भी नहीं, पॉलिटिकल पोस्टरिंग ज्यादा नजर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इस मुद्दे पर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, वो ज्यादा खतरे की बात नजर आ रही है। राधिका खेड़ा हमारे साथ आ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अरविंद जी, मैं आता हूं आपके पास। राधिका, कुल मिलाकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में आप लोगों के हाथ एक जीत लगी, तो अब क्या पार्टी ने फैसला यह किया कि हर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ले जाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, ऐसा क्यों? देखिए समीर जी, जो प्रोटेम स्पीकर गवर्नर ने अपॉइंट किया है वो 2009 में वही आदमी है जो प्रोटेम स्पीकर थे, जिन्होंने येदुरप्पा जी को मदद करी थी सरकार बनाने में, जिसका नतीजा ये था कि कर्नाटक की जनता को 35,000 करोड़ का स्कैम झेलना पड़ा था। 3 चीफ मिनिस्टर झेलने पड़े थे। एक अनस्टेबल गवर्नमेंट मिली थी, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं मिली थी, और स्कैम पे स्कैम मिले थे। येड्डी ब्रदर्स, रेड्डी ब्रदर्स, सिर्फ ये तमाशा मिला था। तो वही चीज वो आज फिर दोहराने वाले हैं। इससे एक बार फिर साबित हो रहा है कि किस तरीके से गवर्नर आज भी, हमेशा से तो वैसे तो थे ही, अभी भी वो एक कठपुतली है सिर्फ भाजपा मतलब के हाथ की। आप जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं बोपैया साहब, उनके रुख और रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, ना कि उनकी सीनियरिटी पर। नहीं, सीनियरिटी नहीं है, सीनियरिटी कांग्रेस के लीडर की है जो 8 बार के एमएलए हैं। जो सीनियरिटी के, कभी तो इनको सच्चाई का साथ और जो सही चीज है उसका साथ देना चाहिए। बातें भाजपा से आप जितनी मर्जी करा लीजिए कि हम सत्य का साथ देते हैं, हम बिल्कुल सही करते हैं, हम नैतिक चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने, सच्चाई ये है आज हमारे को एक नंगा नाच दिख रहा है। देखिए, जब यूपीए के अपॉइंटी हंसराज भारद्वाज साहब राज्यपाल थे, उस वक्त भी प्रोटेम स्पीकर चुना गया था बोपैया साहब को, तो उस वक्त उनकी सीनियरिटी ठीक थी। अब गड़बड़ हो गई। ये लॉजिक इसके पीछे क्या है? थोड़ी देर वेट करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी तैयारी हो रही है, हम जिस तरीके से कोर्ट को मूव करेंगे इस इशू के ऊपर, तो इस चीज के बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगी। थोड़ी देर बाद पार्टी का स्टैंड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसी सवाल के ऊपर। ठीक है जैदी साहब, लेकिन ऑपोजिशन को लामबंद होने का एक मौका मिल गया है आज पूरे देश में, जो नजर आया। गोवा में भी दावा पेश कर दिया गया, बिहार में भी, मणिपुर में भी। तो इसके जरिए एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग की जा रही है ना, क्योंकि इसमें सीरियसनेस तो है नहीं, दावा पेश करेंगे, सरकार बनाने तो जा नहीं रहे, तो पॉलिटिकल पोस्टरिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कर्नाटक के संदर्भ में कुछ कहूंगा। वो एक अलग मसला है जो आप दूसरा उठा रहे हैं जी। यहाँ तो खरीदने वाला भी नैतिकता की दुहाई दे रहा है और बेचने वाला भी नैतिकता की दुहाई दे रहा है, जो बिकना चाह रहा है। और मैंने एक चीज पढ़ी थी समीर भाई, पॉलिटिकल साइंस में, कि राजनीति के अंदर जनता जो होती है वो भेड़ बकरों के समान होती है, और नेता जो होता है वो गडरिया होता है, ग्वाला होता है। तो अभी तो ऐसा ही नजर आ रहा है ना, लोकतंत्र का मजाक ही तो हो रहा है कर्नाटक में, हो क्या रहा है? ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। या तो नेता पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम सब कुछ आंखों के सामने करेंगे, उसके बाद भी पब्लिक को कुछ समझ में नहीं नजर आ रहा है। मुझे वो अजीब सी परिभाषा लगती थी, लेकिन आज वो देखने में लग रहा है कि किस तरह से वो गडरिये और ग्वाला की परिभाषा वो सही साबित हो रही है। मसला ये कि विचारधारा विहीन राजनीति की घिनौना चेहरा कर्नाटक में नजर आता है। ये राजनीतिक पार्टियों को मिलके बैठ के अपने यहाँ सोचना चाहिए, जिन्हें हम टिकट देने जा रहे हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है। तो विचारधारा तो कांग्रेस और जेडीएस की भी अलग अलग थी ना। वही तो बता रहा हूँ, दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर एक हो गए। वो सुन लीजिए वो क्या विचारधारा थी। आज तो वो अपनी पार्टी के लिए भी कहना चाहिए वफादार नजर नहीं आ रहे ना। तो विचारधारा विहीन राजनीति की घिनौना चेहरा कर्नाटक के अंदर सामने नजर आ रहा है। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को मूव किया जा रहा है। मैं भी कहना चाहिए इसके खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए। जिसके नंबर ज्यादा हैं उसे शपथ दिलानी चाहिए थी। मैं आरएसएस का, बीजेपी का कट्टर विरोधी आदमी हूं, लेकिन इस विचारधारा विहीन राजनीति का भी विरोधी हूं।
जो वहां नजर आती है। ये कांग्रेस को, जेडीएस को सोचना पड़ेगा, जितनी राजनीतिक पार्टियां, उन्हें सोचना पड़ेगा। अरे विचारधारा की राजनीति करते तो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह आपको बांध के दड़बे में नहीं रखना पड़ता है। ये खुद अपने आप में कहना चाहिए नेता हैं, जनता का नेतृत्व करने निकले हैं। ये हालात तो तभी आए ना जब खरीदने वाला भी तैयार है और बिकने वाला भी तैयार। और बिकने वाला भी नैतिक है। वो भी कह रहा मैं भी नैतिक हूं। अब सुन लीजिए, आज एक चीज हो रही, हर आदमी संविधान की व्याख्या कर रहा है। जिसने संविधान की पिटतीले भी कभी हाथ में नहीं ली, वो भी संविधान की व्याख्या कर रहा है। सही बात है? और दूसरी एक चीज, गुप्ता जी बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। गुप्ता जी ये बताइए, जो प्रोटेम मैं अपनी सेंटेंस मुकम्मल कर दो जल्दी से। गवर्नर के विवेक पे बात हो रही, ये सब जानते हैं भैया, गवर्नर का विवेक उसकी विचारधारा में निहित है। वो जिस विचारधारा का है उस विचारधारा के हिसाब से बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट से एक अपील करूंगा कि रिसीवर नियुक्त कर दीजिए, वरना उत्तर प्रदेश का नजारा जो कभी नजर आया था माइक वाइक उखाड़ के, वो कर्नाटक में कल नजर ना आए। ठीक है, और सारे देश से कहीं। गुप्ता जी एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये जो प्रोटेम स्पीकर वाला मामला आया है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बात कही गई है कि भाई जो सबसे सीनियर एमएलए होगा वही प्रोटेम स्पीकर बन सकता है, या फिर राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर जिसे चाहे उसे बना सकता है? संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पर जैसे और कई चीजों में राज्यपाल का विवेक है, यहाँ पर भी वो विवेक है कि वो कौन होना चाहिए। राज्यपाल ने सोचा कि ये होने चाहिए, तो ये प्रोटेम स्पीकर तो है, फिर कहीं नहीं लिखा। फिर राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती देने का क्या मतलब? क्योंकि चुनौती देनी है, देनी है। और दूसरा एक रास्ता है। तीसरा कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए नाटक करना है ना। कल शाम के 4 बजे तक इस मामले को जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राधिका छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक लेना। बहुत अफसोस की बात है कि इनको लग रहा है कि ये सिर्फ गवर्नर की सोच है, इसके पीछे सिर्फ 3 इंसानों की सोच है, बल्कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और तीसरे येडुरप्पा जी। क्योंकि येडुरप्पा जी और इन तीनों की जो लालच है ना सत्ता पाने की, ये नहीं देख रहे कि क्या नैतिक है क्या नैतिक है। या तो ये गवर्नर सही है या वो वाले गवर्नर सही थे, मेघालय, गोवा और के। पहले ये आपस में तो डिसाइड कर ले कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अग्रवाल साहब मैं आपसे तफसील से जवाब चाहूंगा इसका। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शुरुआत आपसे ही करूंगा, ये वादा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब येदियुरप्पा कैसे बचाएंगे सरकार, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल छोटा सा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं ऐड कर देता हूं। हमारे ही ग्रुप ने, न्यूज 18 ने ही एक ऑडियो दिखाया है थोड़ी देर पहले, जिसमें बीजेपी के बहुत ही प्रिय, बहुत ही चहेते जनार्दन रेड्डी साहब की आवाज है। वो कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को फोन कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं पैसों का, साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो सी मिनिस्ट्री लेना वो ले लेना, टॉप लीडरशिप के सामने जाके बैठा दूंगा, जो बात करना है कर लेना, लेकिन बस हमारे पाले में आ जाओ। तो जो बात अब पर्दे के पीछे से हो रही थी वो तो अब सामने भी खुलकर आ रही है कि खुला खेल चल रहा है खरीद फरोख्त का। नहीं, देखिए, यह जो बेसिक आप एजम्पशन कर रहे हैं कि जो एमएलए हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम लोग इतने नौसिखिए हैं कि हम गवर्नमेंट बनाने का स्टेक क्लेम करते और हमारे पास नंबर नहीं था? ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पहले से तो नंबर तो ऐसे ही आएंगे ना। येदियुरप्पा जी आज भी कह रहे हैं पहले भी पहुंचेंगे, नंबर आएंगे। नहीं, नंबर तो हम बता रहे हैं। नहीं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस और जनता दल के अलायंस से बहुत सारे एमएलए उनके खुश नहीं है, वो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। कांग्रेस ने लिंगायत की राजनीति करी और बाद में जाके उसको जनता दल एस, जहां पे वोकलिगा लीडरशिप है, उनके साथ मिल गए, तो वो बहुत लोग नाराज हो गए। तो यह जो जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही थी उसमें फंसती जा रही है। अब ये नाटक कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो की कोई या ऑडियो की कोई ऑथेंटिसिटी तो कोई है नहीं, कुछ भी कोई कह दे
कुछ भी आज की डेट में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस बात को स्टैब्लिश करना है कि हम गलत हैं, कांग्रेस सही है, तो कल फ्लोर टेस्ट को हो जाने दें। ये नाटक कुछ ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कल, हम नहीं चाहते थे जल्दी हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कहा है कि कल हो, तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस भी उसका सम्मान करे ना। फिर क्यों मतलब इस बात पे मतलब हर चीज में नाटक आप तो चाहते ही थे कि वक्त मिल जाए 15 दिन का, ताकि जो काम अब जल्दी जल्दी करना पड़ा है वो आराम से किया जाता। नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने नहीं दिया आपको। हाँ, तो नहीं दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? संविधान गोवा में ये कहते हैं कि गड़बड़ हुआ, राधिका खेड़ा है, फैसला दिया। राधिका आपका जवाब देना चाह रही है अग्रवाल साहब। राधिका ये बताइए कि बार बार खबरें यही क्यों आती है कि बीजेपी वाले जो हैं वो जेडीएस कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश, ये खबर भी तो आनी चाहिए ना कि भाई कांग्रेस वाले भी कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये एक तरफा खबरें आ रही हैं आजकल। कांग्रेस के लोग और जेडीएस के लोग, जितने हमारे लोग हैं, हमारे पास वो नंबर्स हैं, और नंबर जितने चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा हैं। हमारे लोग ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, क्योंकि वो हमारी विचार। गोपाल जी सुन लीजिए, मैं आपके समय नहीं बोली थी, सुन लीजिए। लेकिन इनके जो 104 है, पहले ये वो 104 ही दिखा दे। वैसे इनकी पूरी जो सरकार है वो ट्विटर पे चलती है, क्योंकि जब भी गवर्नर इससे पहले ये बताए कि कब येडुरप्पा जाके ओथ लेंगे, उससे पहले बीजेपी फॉर कर्नाटका इनको ऑफिशियल हैंडल डिक्लेयर कर देता है कि येडुरप्पा इस समय इस जगह पे जाके ओथ लेंगे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ट्विटर लाइव के माध्यम से ही 104 की परेड करा दे, साथ में अपने उनके चेहरे के साथ उनके आई कार्ड की ये इंसान है। जिस दिन ये यही 104 दिखा देंगे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या समझू, यानी इनके 104 आप लोग तोड़ने की फिराक में बात चल रही है आप लोगों की। हम भाजपा नहीं है, हम अमित शाह नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ना हम येडुरप्पा, ना रेड्डी ब्रदर्स। मतलब बीजेपी के 104 पर कोई खतरा नहीं है ना। और वैसे भी समीर जी, नोटबंदी के बाद किसी के पास पैसा तो बचा नहीं है, और जितना भी पैसा बैंकों में था इन्हीं के यार ले गए हैं। तो इन्हीं के पास सारा पैसा है, यही पैसा ऑफर कर सकते हैं और यही खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जो नोटबंदी की वजह से लोगों की जेबें खाली हुई है, वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुल्ताना जी, यानी इसका मतलब तो ये भी निकलता है ना, फिर बीजेपी के जो 104 हैं वो इंटैक्ट हैं, उन पर कोई खतरा नहीं है जेडीएस और कांग्रेस का, ये मान लें। हमारे को जरूरत है ही नहीं उन लोगों की। है समीर जी, है जी। नहीं, इनके बीजेपी के विधायकों को 104 वो जो लोग रख के बैठे, उनकी हमारे को जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे जो विधायक है हमारे लिए काफी है मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। तो हम क्यों उनके विधायकों को ये करें? जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, कि कभी 3 विधायक छिटक कर उधर चले गए, 2 विधायक मिल नहीं रहे, कभी बताया जाता है कि भाई 11 विधायक हमारी तरफ आ जाएंगे। वो खुशी किसके, कांग्रेस और जेडीएस के? नहीं, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कांग्रेस और जेडीएस के छिटक के उधर चले गए। कांग्रेस के और जेडीएस के वो बीजेपी की तरफ हरगिज नहीं, ये सवाल ही नहीं। ये लोगों की कोशिश है, साजिश है, जो कोशिश तो कर रहे हैं, मगर हमारे पास से कोई नहीं तो सवाल नहीं है, तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हैं? जेडीएस और कांग्रेस के इंटैक्ट है। ये घबराहट किस बात की है? कौन घबरा रहे हैं? आप घबरा रहे हैं। आपके वकील ने समय ज्यादा क्यों मांगा? पहले 15 दिन थोड़े कम कर दीजिए। 3 दिन दी, 3 बार अलग-अलग कल प्रोटेस्ट करिए और बात खत्म। आप लोग टाइम आपको पता है कि एमएलए आपके साथ नहीं है। आपने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है, तो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपना घर उनके पास है, अपने घर में रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं, नजर कम डालें, टीवी पे नाटक कर रहे हैं। ठीक है, टीवी पे नाटक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एमएलए को कैद करके रखा हुआ है। कहानियां सुनते थे ना कि एक राजा था, क्या ऐसी कहानियां गब्बर सिंह सब जगह है ना, उसे बचा के रखना पड़ता है। मिस्ट्री कैरेक्टर्स है जो किसी को ना नजर आते हैं ना है, सिर्फ इनके जुमलों की तरह है, जो लोगों को, जनता को इन्होंने वो राजा, एक जो राजा था वो तो बन गया है, खुद ही को जुमला किडनैप आज का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए उनको बचाना पड़ रहा है। हमारे को किसी भी नजरिए से क्या गवर्नर ने जो फैसला लिया था उसके खिलाफ माना जा सकता है? क्या गवर्नर ने जो फैसला लिया उसको रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ने? आज गवर्नर साहब के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया वो संविधान के अंतर्गत लिया। क्यों? उन्होंने तो 15 दिन का वक्त दिया था। उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया था, सरकारिया कमीशन के अंदर 30 दिन का वक्त दिया था।
30 दिन से कम 15 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा रखा गया कि 15 दिन का समय बहुत अधिक समय है, इस समय को कम किया जाए। तो इस प्रेयर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और कहा कि जो फ्लोर टेस्ट है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कल शाम 4 बजे तक का टाइम दिया। किसी भी पद की जो संविधानिक गरिमा है और जो उस संविधान के अंतर्गत हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कुछ करेगा। यदि उसके परिणाम स्वरूप कुछ होता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना टिप्पणी कर सकता है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर ने जो फैसला लिया उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उसका भी टाइम लिमिट दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी, तो वेट करिए ना, उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो भी असली चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का जानते हैं कि किस तरीके से वो खरीद फरोशी पे उतरेंगे। तो उन्होंने जनता का इंटरेस्ट ऊपर रखा। ठीक नहीं है। और आज तो उन्हीं को इम्पीच कर रहे थे। 6 वीक के अंदर रिप्लाई, 4 वीक के अंदर काउंटर, 10 वीक के बाद उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी। हो सकता है कि जो पहले 3 विवेक थे, 3 डिस्क्रिप्शन थी कि प्री पोल अलायंस या लार्जेस्ट पार्टी या पोस्ट पोल अलायंस, उन तीनों में से किसको गवर्नर बुलाएगा। ये तीनों क्योंकि डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल थी, इसीलिए तो समय समय पर अलग अलग गवर्नर्स ने अलग अलग लोगों को बुलाया। हो सकता है 10 वीक के बाद जब चर्चा चले और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विषय चर्चा करे तो कुछ इसका उत्तर निकल कर आए। जैदी भाई, लेकिन अदालत की तरफ से यह तो कहा ही गया ना कि भाई या तो हम राज्यपाल के फैसले पर विचार करें, नहीं तो 24 घंटे में आप शपथ के लिए तैयार हो, आप फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो। ये तो कहा ही गया ना, इसे किस नजरिए से देखेंगे? समीर भाई, विवेक की बात हो रही, राज्यपाल के विवेक की बात हो रही। राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व बन जाता है कि जिस पार्टी को वो बुला रहा है शपथ ग्रहण के लिए, नियुक्त कर रहा है, तो उससे ये पूछता है, चीफ मिनिस्टर से नियुक्त करता है कि आप कैसे बहुमत साबित करोगे, फिर दिखाइए आप मुझे क्या आपके पास बहुमत है या नहीं है तो कैसे से? अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं राज्यपाल, तो फिर कहते हैं कि आइए मैं आपको चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ऐसा नहीं है। तो क्या विवेक, तो क्या राज्यपाल संतुष्ट हो गए थे कि हमने बीजेपी को बुलाया है और बीजेपी ने उन्हें बता दिया था कि हम किस किस तरह से शपथ लेंगे, किस किस तरह से बहुमत साबित करेंगे, ये तो बताया होगा ना राज्यपाल को। जबकि दूसरी पार्टी जब वो इस्तीफा देने गए थे, साथ साथ में पूरी लिस्ट दे आई थी कि साहब हम भी कहना चाहिए यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं और इतने विधायक हमारे साथ है और साइन के साथ दे के आई थी, हमारी जो पता चला है। तो ये तो राज्यपाल बताएं। नहीं, जैदी भाई, आप लोग मॉरल राइट की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि 104 एमएलएज वाली कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है ना। अगर बीजेपी को बुलाया गया तो क्या बीजेपी का मॉरल राइट नहीं था? मॉरल राइट उस गठबंधन का था जो कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बना, जिन 2 पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके बाद एक हो गए। मॉरल राइट किसका ज्यादा नजर आ रहा है? समीर भाई, तो यहाँ तो तीनों का ही मॉरल राइट नहीं बनता है, क्योंकि बीजेपी ने इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा है। और अगर इन दोनों से ये तोड़ के लाने वाले हैं, मॉरल विवेक की बात कर रहा, नैतिकता की बात कर रहा हूँ। नैतिकता की बात ये क्या गवर्नर को ये अवगत कराया, संतुष्ट कराया और गवर्नर संतुष्ट हो गए कि हाँ बीजेपी के पास पूरे 112 एमएलए हैं, 111 है, तो संतुष्ट हुए। तो किस तरह से हुए? मैं तो एक सलाह दूंगा इन एमएलए को जो बैठे, भाई सावधान, जो भी तय हो पहले ही ले लेना। 15 लाख रुपए मेरे खाते में नहीं आए अभी तक, कभी पता चला आपसे वायदा कर ले और बाद में आपको कुछ ना मिले। ठीक है, बिकना है तो पहले ही ले लेना। सलाह देनी चाहिए कि भाई बिकना नहीं, ये कहना बिकना नहीं। भाई नैतिकता के दोनों तरीका बताने लगे, बिकने वाला भी नैतिक, खरीदने वाला भी नाटक कर रहे हैं। जनता को इससे घटिया राजनीति का चेहरा अरविंद निषाद साहब नहीं आएगा और जनता को सोचना है कि विचारधारा विहीन राजनीति की बात करोगे तो ये देश की सेवा क्या करेंगे, फिर देश की सेवा क्या करेंगे जो खुद मिलाकर तैयार। ये क्या आप लोग ये ना सोचिए, नेता ये ना सोचे कि जनता की आंखों में धूल झोंक ली जाएगी, क्योंकि अब सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है। आइडियोलॉजी जो है वो ताक पर रख दी गई है, खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, नंबर बस किसी तरह से बनाकर दिखाने हैं और उसके लिए हर तरीका अख्तियार किया जाएगा। वो नजर भी आ रहा है, मान लीजिए। देखिए नहीं समीर साहब, देखिए मुझे
यहाँ पर इस पैनल में बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, बहुत उनका तजुर्बा है और उम्र भी है। ये सारे लोग कांग्रेस के ज़माने को इन्होंने देखा है। कांग्रेस पार्टी आज कहती है नैतिक और अनैतिक और मूल्य की बात करती है, मुझे बेहद ही हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के 70 वर्षों में 60 वर्ष इस देश में शासन करने का काम किया है। इन 60 वर्षों में लोकतंत्र में मर्यादा, परंपरा, इन सारी चीजों की हत्या करने का अगर कोई काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को सिखाया अनैतिक आचरण करना, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त करना। नहीं, 1 मिनट मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन का आपने चुनाव लड़ा, जनादेश जो आया वो महागठबंधन के पक्ष में आया। अब कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी हो गई क्योंकि आप बीजेपी के साथ चले गए। नहीं, इनका तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अनैतिक आचरण प्रस्तुत करने का नमूना प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज्यपाल के पद को जिस तरह से विवादों के घेरे में लाने का काम किया है, आज राज्यपाल चाहे सरकारी आयोग हो, पंचायती आयोग हो, इन तमाम आयोगों को गठन करने का क्यों जरूरत पड़ा? जरूरत इसलिए पड़ा कि राज्यपाल के पद को विभाजित किया गया, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया, विभिन्न राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, धारा 365 का दुरुपयोग किया गया, विभिन्न राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश के जो करे ठीक है, कल कुछ ना करे, इज्जत रख ले बीजेपी अपने आप की, अपने मर्यादा की। कल फ्लोर टेस्ट पे ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे लोग शर्मिंदा हो। समीर भाई, निशाद साहब, एक मिनट सुल्ताना जी। निशाद साहब, जल्दी क्या डीएनए रिपोर्ट आ गई क्या, जो आपका डीएनए मैच कर गया? जिस डीएनए रिपोर्ट की बात की गई थी वो डीएनए रिपोर्ट आ गई। अब दोनों का डीएनए सेम है ना? को भटका रहे हैं। नहीं, ये बताइए डीएनए रिपोर्ट आ गई ना? क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं पूरे बिहार में विभिन्न राज्यों के कि भाई आप लोगों ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बातें करके वोट लिया और उसके बाद आप उन्हीं के साथ हो गए। तो इसलिए आपका कोई नैतिक आधार नहीं है सत्ता में बने रहने का, उसका जवाब दीजिए ना। अरे डीएनए रिपोर्ट आ तो देखिए, पहल कांग्रेस पार्टी ने किया था। देखिए, मैं देखिए, महागठबंधन बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर से आया था। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव होगा। आपको याद होगा जब भ्रष्टाचार के सवाल पर जनता में अपनी बात रखने के लिए तेजस्वी जी को कहा गया पार्टी जेडीयू की ओर से, सरकार की ओर से, जब वो जनता के बीच में अपना पक्ष नहीं रख रहे थे तो नीतीश कुमार जी दिल्ली जाकर के श्री राहुल गांधी जी से आग्रह किया कि आप बीच में आए और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी को आग्रह करें जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो जनता के बीच में आप ये बता दें, हाँ डीएनए रिपोर्ट आ गई और वो मैच कर गई आरएसएस से। अब हमारा डीएनए और आरएसएस का डीएनए सेम है। जो मोदी जी ने डीएनए पूछा था वो रिपोर्ट तो आ गई ना, डीएनए तो आपने भी कराया था। देश के आप बड़े नेता हैं जयदी साहब, आप देश के बड़े नेता हैं, कृपया धैर्यपूर्वक मेरे सवालों का सुन ले। राहुल गांधी जी लालू प्रसाद जी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं, प्रचार में करते रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली में एम्स में राहुल गांधी जी बीमार लालू यादव जी से मिलने गए। क्या आने वाले दिनों में लालू यादव जी के साथ सभा करते हुए नजर आएंगे क्या राहुल गांधी जी? इसका भी जवाब देश के जनता को चाहिए। ठीक है, वो तो दिख जाएगा। तुम्हारे नेता शादी में गए थे, अरे वो तो दिख जाएगा। बीमार नेता से कोई मिलने गया, उसको यहाँ पर लाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य बनता है। लालू यादव जी बात बनाने से काम नहीं चलेगा, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में अनैतिक कुकर्मों की जननी है। कांग्रेस पार्टी अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी को इस देश में बहस करने का अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, मतलब अधिकार भी नहीं, तो इंतहा हो गया। अरे आप सवाल देखिए ना, नहीं, अरे समीर साहब आप सवाल देखिए ना। राहुल गांधी जी देश में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही है उसको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इस देश में पहला गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी, वो
नपुंद्री पाठ जी के नेतृत्व में उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। जयदी साहब को अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, उस समय से लेकर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हम आज के दिन में लौट आते हैं और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश के लोग यही जानना चाहते हैं कि आप कर्नाटक में अपनी सरकार को कैसे बचाए रखेंगे, क्योंकि 104 पर मामला अटका हुआ है आपका। अब 7 एमएलएस की जरूरत है, नहीं वो आप कहां से लाएंगे? जेडीएस को तोड़ेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? सिंपल सा सीधा सवाल। नहीं, ये आपके जहन में ये सवाल होगा। हमारे जहन में ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के जनता दल एस के बहुत सारे एमएलएज हैं जो इस गठबंधन से खुश नहीं हैं। कांग्रेस से भी वो छूटना चाहते हैं और जनता दल एस से भी, और वह लोग हमारे समर्थन में कैसे आप ले लेंगे उनको? और वो इलेक्शन लॉ है ना इस देश में, आपको तो 2/3 एमएलए चाहिए। वो स्ट्रेटेजी अलग बात है। जेडीएस से तोड़ेंगे तो 2/3 चाहिए, कांग्रेस से मुझे 1 सेकंड के लिए बात करने देना चाहिए, वरना तो उनकी सदस्यता वो स्ट्रेटेजी कल पता चल जाएगी। एक में जयदी साहब बहुत मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। अभी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्लीन स्वीप कर रही है, कैसे हाल हो रहा है? अरे भाई जैदी भाई ने बोला, तब आप कह रहे हो कि प्रजातंत्र का हाल क्या है? के अंदर आप एक मुसलमान को वोट नहीं तो देते। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए? राष्ट्रों पे कुर्सी बिछाने का काम आप बंगाल में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। जयदी साहब, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की ममता बनर्जी को बर्खास्त करना चाहिए। जयदी साहब की पार्टी तो सबसे बड़ी टीएमसी की दुश्मन है। आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हाँ लागू कर दो राष्ट्रपति शासन। हम कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू करो, ये तो कहेंगे ही। हाँ तो बिल्कुल, तो समर्थन में तो आ जाए। हमारा इनका डीएनए मिल जाएगा, बिल्कुल हमारा इनका डीएनए मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल पहुंच गए, आप वेस्ट बंगाल पहुंच गए अग्रवाल साहब, पहले कर्नाटक की तो बात तो मैं कह रहा हूं मॉरलिटी आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए कर्नाटक में मैंने बता दिया, जब मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र किया तो यानी अगर वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जा रहा है तो फिर तो 14 विधायकों को आपको एब्सेंट कराना पड़ेगा कल के दिन। उसकी तैयारी हो गई? हम क्यों करवाएंगे, वो खुद ही नहीं करेंगे, वो खुद ही वोट नहीं करेंगे। अच्छा, अरे वो लोग नहीं चाहते, आप बेसिक चीज को भूल के आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस और जनता दल एस में सुल्ताना बेगम जी आप बहुत सारे लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी के कुछ विधायक कल एब्सेंट रहने वाले हैं, और देखिए अगर आपकी पार्टी और कांग्रेस के मिला के 14 विधायक भी एब्सेंट हो गए तो 104 जो है वो मेजोरिटी हासिल हो जाएगी, बहुमत साबित कर देंगे येदियुरप्पा साहब। और इसी कारण ये परेशान है। बोलते हैं गालिब ख्याल अच्छा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है नहीं ये सब इनके इमेजिनेशंस हैं। 5 साल सरकार। एक मिनट सुल्ताना जी, समीर भाई मैं बात कर सकूंगे? हाँ जी हाँ, ये जो बीजेपी का जो ख्यालात हैं बहुत अच्छे ख्याल हैं। ये लोग दिन में ख्वाब देख रहे हैं, सवेरे से इतना परेशान थे कोर्ट में। अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए इलेक्शन खड़ने के पहले ही इनके बातों से ऐसा लग रहा है बोल दें कि आप लोग की मेजॉरिटी कम हो जाए, हमारे को बुलाना, हम आ जाएंगे। अब आके बुलाने की भी जरूरत नहीं, आप इशारा कर दो हम आ जाएंगे आपके गोद में। शायद इसी वजह से येदियुरप्पा ने जो लेटर आज सवेरे देख रही थी जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया, गवर्नर को जो सबमिट किया गया था उसमें लिखा था 104 विधायक के और अन्य एंड अदर्स। वो अदर्स इनके दिमाग में कहीं से छुपा के वर्चुअल रखे जो कल ये लोग साबित करेंगे। अगर इनमें थोड़ी भी लोगों के लिए, आवाम के लिए इज्जत हो, मर्यादा हो, कल ग्रेसफुली ये लोग अपने आप एक्सेप्ट करें डिफीट और कांग्रेस और जेडीएस को दोनों को मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने में उनकी मदद करे और अपनी इज्जत बचा ले, वरना एक डेमोक्रेसी की सियासत एक मौकरी हो जाएगी, मौकरी हो जाएगी इसकी। लेकिन उम्मीद नहीं है सुल्ताना जी, उम्मीद नहीं है इसकी। डॉक्टर गुप्ता आखिर में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, ये जो दूसरा ऑप्शन जिसका जिक्र कर रहे हैं जैदी साहब ने भी किया, कि ये भी हो सकता है भाई कि अगर 14 एमएलएज एब्सेंट नहीं रहते हैं तो फिर 7 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट दे सकते हैं। उस सूरत हाल में एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या होगा? नहीं हरगिज़ नहीं देंगे, हरगिज़ कैसे लागू होगा गुप्ता जी उनके पास? ये इनका ख्याल है। अगर इनको उस सूरत हाल में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
अगर वो उसके हक 7 में एमएलएज बीजेपी के पक्ष में वोट दे देते हैं तो भी तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि शपथ लेने की जो प्रतिक्रिया है वो 4 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश है, वो प्रतिक्रिया वहां पूरी कर ली जाएगी। सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। अगर वो 7 एमएलए उनके पक्ष में वोट देते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएंगे। हाँ, वो वोट नहीं दे सकेंगे। वो उसके पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उसको एब्सेंट करें, और कोई रास्ता नहीं। यानी ये 7 विधायकों वाला ऑप्शन नहीं वो समीर भाई, लेकिन वो वोट देने के बाद उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे हाल में मेजोरिटी तो हासिल हो जाएगी, सरकार हो जाएगी, केस चलेगा, लेकिन सरकार बन जाए, सरकार बन जाए। वो देखो सुनिए, इस्तीफा दे तो ये खतरा भी है, ये खतरा भी है। नहीं, वो इस्तीफा दे दे तब भी गई। हाँ, अगर वो 7 एमएलए पक्ष में वोट दे देते हैं, सदस्यता चली जाने दो, समीर जी दोबारा चुनाव लड़ लेंगे। उससे एक रात पहले भी मैं आपके साथ यहीं बैठी थी और मैंने कहा था इनकी सरकार नहीं बनेगी। आज मैं यहाँ बैठ के फिर बोल के जा रही हूँ, कल के बाद मुझे जरूर दोबारा बुलाइएगा, क्योंकि आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगी कि उनकी सरकार नहीं बनी, हमारे एमएलए सब जाएंगे, 100% अटेंडेंस होगा, और उनके एमएलए कितने होंगे इसका हमें मजेदार देखना पड़ेगा कि 104 होते हैं कि नहीं। कल 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। कौन मिठाई खाता है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मिठाई खाते हैं, जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। दोबारा मुलाकात होगी न्यूज़ 18 उर्दू पर। तब तक आप तमाम खास खबरों की अपडेट देख सकते हैं। फिलहाल के लिए शब बखैर।